नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास में अब तक केवल एक बार जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन गिरा था। अमेरिका ने यहां पर सिविलियंस को टारगेट किया था ताकि जापान का सरेंडर कराया जा सके, और इसके बाद भी आप जानते अलग अलग देशों ने समय समय पर एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। लेकिन इतिहास में एक बार स्थितियां ऐसी हो गई थी कि जापान जैसी स्थिति एक तरह से चाइना पर होने वाली थी। यूएस ने पूरी तरह से प्लान कर दिया था कि चाइना के मल्टीपल शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाएंगे, और चाइना के उन शहरों का चयन भी कर दिया गया था जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बिल्कुल एक तरह से फाइटर प्लेन पर लोड करके रेडी टू यूज भी कर दिए थे। आप देख सकते हैं, सीबीएस न्यूज का आर्टिकल है, यूएस कंसिडर्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन चाइना इन 1958 ओवर ताइवान क्राइसिस, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट शो। ये बात तब खुली थी, ये बात होने को तो उस समय खुल चुकी थी, इसलिए तो चाइना डरा उसके बाद, ठीक है। लेकिन 1975 में प्रॉपरली ये डॉक्यूमेंट अपने आप में लीक हो गए थे। रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर ओवर ताइवान इन 1958 सेट टू बी ग्रेटर देन पब्लिकली नोन, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल इस मामले को लेकर पब्लिश हुए। द पेंटागन बिल्कुल सीरियसली तैयार हो चुका था कि अब जो है चाइना को छोड़ा नहीं जाएगा। जो हाल हमने जापान का किया था वही हाल चाइना का करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, नाम यहाँ पर ताइवान का आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि चाइना जरूर कुछ ना कुछ खुरापात कर रहा होगा ताइवान में, और इसी वजह से यूएस जो है एक तरह से इस पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर करने ही वाला था तो किया क्यों नहीं, पहला प्रश्न ही आ रहा होगा। और दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आमतौर पर बहुत बार आता होगा कि जो ताइवान है ना, ये चाइना का ही पार्ट ऑफिशियली, भले ही कोई देश विरोध करे, गिने चुने 7 से 8 देश दुनिया में, और ये इसी एरिया के देश हैं, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश है, जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है, वो एक तरह से ताइवान को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। और दुनिया का कोई भी देश इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, कोई भी देश जो है ताइवान को अलग देश जो है नहीं देता। और ताइवान आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर नहीं है। फिर भी चाइना इस ताइवान पर कब्जा क्यों नहीं करता? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं चाइना की? चाइना के बारे में आप जानते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट है, ठीक है, अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इसके बारे में आपको बताएं, इसने तिब्बत को एनेक्स किया था। जब इतने बड़े तिब्बत को एनेक्स कर सकता है, इसके अलावा आप जानते हैं इसने मंगोलिया का जो सदर्न पार्ट था उसको भी एनेक्स किया था। भारत में जो है एक्साइज चीन पर अटैक किया था, उसको कब्जे में लिया था। भारत के बाकायदा अरुणाचल से लेकर आसाम तक जो है इसकी सेनाएं पहुंच चुकी थी 1962 के वॉर में, और जबकि उस समय भारत इसका फ्रेंडली कंट्री था। तो जब इसने भारत पर अटैक किया, मंगोलिया का सदर्न एरिया इसने कब्जाया, ठीक है, और इसके अलावा इसने तिब्बत को कब्जाया। तो इसने आखिर ताइवान को छोड़ क्यों दिया, जबकि ये तो इसी का पार्ट है, और केवल धमकियों तक ही क्यों सीमित रह गया? आज के सेशन में विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैप में उन देशों की लोकेशन बता देना चाहता हूं जो कि इससे संबंधित है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो खैर ब्रिक्स कंट्रीज का मैप है। तो यहां पर ये आपको चाइना दिख रहा होगा, ये वाला जो कंट्री है। सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं। भारत आपको मैप में डेफिनेटली मिल ही गया होगा। ये जो ग्रीन कलर वाला सबसे नीचे वाला एरिया, ये भारत है। भारत के ठीक नॉर्थ में ये आप देख पा रहे होंगे चाइना है। चाइना के ऊपर पे ये पूरा का पूरा रशिया है, ठीक है। पहले तक तो यहां तक आता था, पहले तक ये यूएसएसआर हुआ करता था, और यहाँ पर आपका यूएस बैठा है। यूएस आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ये तो ऐसे दूर हो गए, लेकिन ये इस तरफ से और इस तरफ से एक दूसरे से मिले हुए। ये आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है ताइवान, ठीक है। और मैं छोटा सा मैप अगर आपके सामने ये वाला रख लूँ तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये चाइना यहाँ पर है, और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ताइवान। देखिए, ताइवान कोई एक तरह से एक ही द्वीप नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे टापू हैं। लगभग 100 से ज़्यादा टापुओं का समूह है ताइवान, और इन 100 टापुओं को ताइवान ने बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिलरी और तोपों से बांध कर रखा है कि कभी भी अगर चाइना हम पर अटैक करेगा तो मेन लैंड तक जाने से पहले उसको इन सब जो द्वीप हैं इनसे होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर ताइवान की आर्मी डिप्लॉयड है, और चाइना को बहुत ज़्यादा भय है कि यहाँ पर जो हमको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जब हम मेन लैंड में पहुंचेंगे तो वहां पर हमको नुकसान कम होगा। तो वो कौन कौन से कारण हैं ये मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। देखिए, आप जानते हैं कि ऐसा प्रयास इसने सबसे पहले कब किया था? इससे पहले हालांकि 1949 से चाइना चाहता था कि मैं ताइवान को एनेक्स कर लूं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसने कुछ प्रयास किए थे छोटे मोटे, जहां पर यूएस के नेवल शिप्स जो है यहां पर आ गए और चाइना वहां से भाग गया। लेकिन 1958 में चाइना ने ठान लिया कि बिल्कुल मैं सीरियसली अब तो मैं ताइवान को एनेक्स करके ही रहूंगा, कब्जे में लेकर के ही रहूंगा। अब यहाँ पर लड़ाई क्या हुई थी चाइना और ताइवान के बीच में? आप जानते हैं कि यहाँ पर दो लीडर थे, एक था माओ जेडोंग और एक थे चांग का शेक। ये माओ जेडोंग की इमेज है, ये चांग का शेक की इमेज। आप जानते हैं कि चाइना में क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक्स के बीच में। जो कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि जो चाइना है ये कम्युनिस्ट कंट्री बने, और जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो चाहते थे कि चाइना में डेमोक्रेसी हो जैसा यूएस में है। तो यहाँ का जो सिविल वॉर है, ऑब्वियसली बात, अगर देश के अंदर के ही लोग लड़ेंगे तो इसमें जीतने की संभावना तब तक किसी की नहीं बनी रहती जब तक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट न दिया जाए। तो जो चांग का शेक है ना, इनको यूएस का सपोर्ट था, ठीक है। चांग का शेक जो कि डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि यूएस भी क्या था, डेमोक्रेटिक था। और यहाँ पर जो माओ जेडोंग था उसको यूएसएसआर का सपोर्ट था। अब यूएसएसआर क्या था, इसके ठीक ऊपर में पड़ता था, और वहाँ पर स्टालिन का राज उस समय था, और स्टालिन
स्टालिन और माओ बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रेंड एक दूसरे के हुआ करते थे। तो स्टालिन की मदद से चाइना ने में जो माओ जेडोंग था उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक्स को बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मरवाना शुरू किया, और ये सारे के सारे जो लोकतंत्र समर्थक नेता थे ये जो है एक तरह से इस वाले पार्ट पर केंद्रित रह गए थे, और इस पूरे पार्ट पर कम्युनिस्ट का शासन हो गया था। तो यहाँ से भी बाद में इनको भगा दिया गया, और ये इस छोटे से टापू ताइवान में जाकर के रह गए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाते होंगे कि चाइना का विभाजन भी नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से ताइवान में भी वही लोग हैं जो चाइना के लोग हैं, बस वो उनकी मेंटेलिटी में फ़र्क है। ठीक है, तो उनकी आइडियोलॉजी में फ़र्क है। चाइना क्या है, कम्युनिस्ट चाइना है, और ये डेमोक्रेटिक चाइना, बस इतना फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सपोर्ट किसका था, माओ, सॉरी यहाँ पर माओ था, और यहाँ पर आप जानते हैं डेमोक्रेटिक लोग थे, और जो कम्युनिस्ट चाइना था इसको सपोर्ट यूएसएसआर का था, और ताइवान को सपोर्ट किसका था, यूएस का था। अब आप जानते होंगे कि यूएस आखिर यहाँ पर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि ये जो एरिया है ना, उस समय चाइना यूएस का काउंटर नहीं था। यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन उस समय ये यूएसएसआर हुआ करता था। तो इसको काउंटर करने के लिए यूएस चाहता था कि इस एरिया में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने पक्ष में लाया जाए। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि चाइना ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, तो जापान तो उसके कब्जे में था, और यहाँ पर बाकायदा जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस की ही थी, यहाँ पर यूएस की सेनाएं मौजूद थी। इसके अलावा आप जानते हैं कोरियन वॉर, यहाँ पर कोरियन वॉर हुआ था, यहाँ पर जो है चाइना और सॉरी यहाँ पर जो है यूएसएसआर और यूएस के बीच में होड़ मच गई कि इस एरिया को जो है कौन एनेक्स करे। तो यहाँ पर साउथ वाला जो एरिया है वो साउथ कोरिया है, नॉर्थ वाला एरिया नॉर्थ कोरिया पर अभी भी यूएसएसआर और चाइना का इन्फ्लुएंस है, और साउथ कोरिया पर ये है। इसके अलावा जानते हैं फिलीपींस पर भी एक तरह से यूएस का ही डोमिनेंस है। तो यूएस कभी नहीं चाहता था कि ताइवान का जो लोकेशन है ना ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए यूएस चाहता था कि जो ताइवान की पॉलिसीज़ है वो उसी के फेवर में रहे। दूसरा आप जानते हैं ताइवान में डेमोक्रेटिक लोग थे, और चाइना में जो है एक तरह से कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग थे जो कि यूएसएसआर से प्रभावित थे। तो इसलिए ताइवान यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जब 1958 में सीरियसली एक तरह से कम्युनिस्ट चाइना ने अटैक करने का प्रयास किया ताइवान पर, और यहाँ पर अपनी आर्टिलरी तोप और अपने नेवल शिप्स को लेकर के चढ़ गए थे, तो उस समय यूएस ने धमकी दी चाइना को कि इससे पहले चाइना कोरियन वॉर में यूएस को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। यहाँ पर इसने स्वयं सेवकों के भेष में अपनी पूरी आर्मी नॉर्थ कोरिया में उतार दी थी, जिसने साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था, और उस समय यूएसएसआर का भी इनको सपोर्ट था। तो यहाँ पर जैसे ही चाइना ने इसको एनेक्स करने का प्रयास किया, इसके बहुत बड़े एरिया को कब्जा लिया, तो यूएस ने धमकी दी थी चाइना की बेटा तुम बहुत उछल रहे हो, अब तुम्हारा हम वही हाल करेंगे जो हमने जापान का किया था। और पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि हम अब चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ही दें, और यहाँ पर चाइना भी इस मामले को लेकर डर गया और वो वापस हो गया। और यहाँ पर एक बेसिकली मैं आपको बता दूँ, देखो यूएस चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ही देता, लेकिन यूएस के जनरल्स का ये सोचना था कि यूएसएसआर तो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, चाइना के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। तो अगर हम एक तरह से ठीक इसके नीचे यूएसएसआर के ठीक फ्रेंड था चाइना उस समय, तो उसके नीचे देखिए आप जानते हैं 1971 के वॉर में इसी यूएसएसआर ने भारत को बचाया था, नहीं तो यूएस और यूके यानी कि ब्रिटेन मिलकर भारत पर हमला करने के लिए आ गए थे 1971 में जब बांग्लादेश वाला वॉर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इसको बचाने का काम यूएसएसआर ने किया था। अमेरिका को भय था कि अगर हम चाइना पर न्यूक्लियर वेपन्स से स्ट्राइक करेंगे तो यूएसएसआर इसका विरोध करेगा, और हो सकता काउंटर करने के लिए वो हम पर भी स्ट्राइक करते। ठीक है, और ये डर एक तरह से यूएस के जनरल्स को था, लेकिन यूएस के जनरल्स का ये जो डर था ये एक तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस बहुत प्रभावित होते। जो माओ जेडोंग था वो नेशनलिस्टिक लीडर था, और उसने अलग अलग एरियाज़ को क्लेम करना शुरू किया, जिसमें से आप जानते हैं हमारा भारत का अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन है ये वाला एरिया, और इसके अलावा जो यूएसएसआर ने चाइना का ये वाला जो एरिया है ये कब्जा रखा था, इस पर भी जो है दावा करना शुरू कर दिया था। इसलिए माओ जेडोंग और स्टालिन के बीच के रिलेशन उस समय अच्छे नहीं थे, और अगर यूएस चाइना पर न्यूक्लियर अटैक करता तो मुझे नहीं लगता कि यूएसएसआर बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करता, क्योंकि उस समय चाइना यूएसएसआर के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए एक तरह से कैलकुलेशन करने में जो है यूएस पीछे रहा था। और आप जानते हैं कि माओ जेडोंग भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहते थे, भले ही डायलॉग कितने मार ली जाए, लेकिन माओ जेडोंग जानते थे कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर यूएस आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला है तो आप क्या करोगे, तो माओ की थ्योरी थी सिंपली एटम बॉम्ब पर, दे कांट किल अस ऑल। इसका मतलब क्या है कि ये हम सभी को नहीं मार सकते। यूएस ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा तो कितने गिराएगा, 2 4 5 6 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा, 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ लोगों को मार देगा, और क्या होगा, बाकी तो बच जाएंगे। हम उन लोगों की मदद से जो है ताइवान को कैप्चर करेंगे, क्योंकि हम जापान नहीं है, जापान बहुत छोटा सा एक द्वीपीय देश था, यहाँ की आबादी बहुत कम थी, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से वहाँ की बहुत ज़्यादा आबादी मारी गई थी। लेकिन माओ जेडोंग का कहना था कि चाइना तो बहुत ही इतना बड़ा है चाइना, और चाइना में अगर आप 2 4 7 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दोगे, 20 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोगों को मार दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो हमारे पास है। क्योंकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी
ये एक तरह से तानाशाह प्रवृत्ति वाली गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो ये स्थितियां वहां पर बनी थी और चाइना को भी इस बात का भय था, भले ही डायलॉग कितने मार लिए जाए, लेकिन चाइना को भी डर था कि डेफिनेटली जैसे जापान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई थी वैसे ही हम पर भी हो सकती है, इसलिए अभी ताइवान से अपने पैर पीछे खींच लेते, पहले अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है हम ताइवान को एनेक्स करेंगे। तो इसके बाद आप जानते हैं कि इन्होंने शुरू कर दिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और चाइना एक तरह से एक्सटेंसिवली कवर करने लगा इन टॉपिक्स को कि अब हम किसी न किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाएं। और ये न्यूक्लियर वेपन्स की मैंने आपको सीरीज बताई है कि चाइना ने जो है 1964 में 58 के ठीक 6 साल के बाद 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। ये न्यूक्लियर टेस्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं कि यूएस ने 1945 से 92 तक इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है। और इसके बाद सोवियत यूनियन ने 1949 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था अपना, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने जो है उसके बाद 1960 में, चाइना ने 64 में और इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद आप जानते हैं पाकिस्तान ने 1998 में किया था और इंडिया ने भी उस समय अपना हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था 1998 में और नॉर्थ कोरिया तो अभी तक भी कर ही रहा है। तो ये उन देशों की लिस्ट थी। और इसके अलावा इसके बाद चाइना ने क्या प्रयास किया ना, चाइना को भय था कि भाई न्यूक्लियर वेपन तो डायरेक्टली यूज में नहीं आएंगे, क्यों ना हम इस तरह के वेपन बनाएं, बायोलॉजिकल वेपन हम बनाएं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन उस समय यूएसएसआर भी क्रिएट कर रहा था क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स का फायदा ये होता है कि किसने मारा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन्स में बेसिकली एक वायरस टाइप का होगा जो बहुत बड़ी तादाद में जो है स्प्रेड होकर के लोगों को मार देगा, ठीक है। तो ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में चाइना कामयाब हो गया था और इसकी पुष्टि होती है 1980 में। इनकी एक लेबोरेटरी से एक बहुत ही खतरनाक वायरस लीक हो जाता है और उस वायरस ने चाइना में इतना उत्पात मचाया कि चाइना के लाखों लोग, यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 10 से 12 लाख के आसपास लोग 1980s में मारे गए थे। और बाकायदा हालांकि चाइना ने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन यूएसएसआर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इन्होंने और भी यूएसएसआर के जो अदर जो स्पेस एनालिस्ट थे उन्होंने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखा कि चाइना के हॉस्पिटल बिल्कुल फुल है एक तरह से और चाइना में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग मारे गए हैं 1980s में। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि डेफिनेटली 1980s के दौर में जो चाइना है उसका बायोलॉजिकल वेपन्स का एक वायरस लीक हो गया था। और ऐसा भी बताया जाता है आज की डेट में कि हाल में जो कोरोना वायरस हुआ था ये भी चाइना की ही लेबोरेटरी से लीक हुआ था और चाइना बायोलॉजिकल वेपन्स पर बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहा अभी भी, ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड में है। तो ये सारी कहानी थी, मैंने आपको चाइना के बारे में बताया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जैसा मैं पहले ही पूछ चुका था कि जब चाइना के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट है, दुनिया में जितनी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें टॉप मोस्ट पर जो है ताइवान है, तो फिर चाइना इस ताइवान को एनेक्स कर क्यों नहीं लेता? आखिर चाइना के पास ऐसा कौन सा डर है? इतना बड़ा चाइना है, इस ताइवान को कब्जा करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो चाइना में क्या है ना, वन चाइना पॉलिसी आप जानते होंगे, एक्चुअल में ये दोनों ही चाइना है, ठीक है। चाइना कहता है कि मैं चाइना हूँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मैं हूँ और ये जो है भागकर यहाँ छिपे ये मेरा ही अंग है। जबकि ताइवान कहता है नहीं नहीं ये जो मेनलैंड है ये चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना हम हैं। ये कहता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि RIC ये हम हैं और ये जो है इसको एक ना एक दिन हम अपने में मिला लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच का विवाद है। अब एक वही वाला प्रश्न है कि चाइना आखिर ताइवान को कैप्चर क्यों नहीं कर लेता? देखिए चाइना ताइवान को कैप्चर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 1949 के दौर में आपको पता है कि ताइवान को यूएस का सपोर्ट था। उस समय चाइना भी गरीब था, ठीक है, जैसा भारत गरीब था वैसा ही चाइना भी गरीब था, लेकिन चाइना को 1950s के दौर में साउथ कोरिया में लड़ने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो भारत पर अटैक करने में कामयाब रहे और जीतने में भी वो कामयाब रहे थे। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ताइवान को एनेक्स कर ले। ताइवान कुछ भी नहीं था उस समय, लेकिन ताइवान को यूएस का सपोर्ट था, जापान, साउथ कोरिया इनका सपोर्ट था। इसलिए पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि अगर हम इस पर अटैक करेंगे और अगर न्यूक्लियर वेपन चल जाए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका, पहली प्रॉब्लम तो ये थी। लेकिन अब की प्रॉब्लम क्या? अब की प्रॉब्लम यह है कि चाइना की खुद की अपनी इकोनॉमी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दुनिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए चाइना को पता है कि रशिया ने अभी हाल ही में यूक्रेन पर अटैक किया था, तो यूक्रेन पर रशियन फोर्सेस के हालात को देखकर, रशिया की जो हाल हुए हैं उसको देखकर चाइना भी काफ़ी घबरा रहा है, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री यूक्रेन है, उसने कितनी मजबूती के साथ रशिया का एक तरह से मुकाबला किया। जिनके जो है 2-4 शहर मारियोपोल, जपोर्जिया, खेरसॉन, ये 2-4 शहर जो है इनके कब्जे में आए, बाकी एक भी एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया जो है कब्जा नहीं सके। और इसके अलावा जो 2 शहर हैं वो तो बेसिकली रशियन एथनिसिटी के लोग ही वहाँ पर ज़्यादा रहते, इसलिए उनको कब्जा कर पाए। और इसके अलावा रशिया पर एक्सटर्नली इतने सैंक्शंस लग चुके हैं और रशिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो चाइना को डर है कि अगर हमने ताइवान को एनेक्स कर लिया, ताइवान 100 से ज़्यादा टापुओं का समूह है। ताइवान का ये मेन लैंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेन लैंड केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टापू इस एरिया में भी छोटे छोटे हैं और इसको पूरी तरह से गोला बारूद, तोप, फाइटर जेट इन सब से भर रखा है, ताकि चाइना कभी भी अगर हम पर अटैक करे तो हमारी मेन बाउंड्री तक ना पहुँच सके। और यहाँ पर उसको इतना जोरदार रेजिस्टेंस जो है ताइवान के द्वारा दिया जाएगा कि चाइना को जो है बहुत खतरनाक यहाँ पर लॉस हो सकता है।
और यूक्रेन के सामने ताइवान तो बहुत आगे, यूक्रेन तो कुछ भी नहीं था, वो भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद से इतना तन कर खड़ा हो गया। और यूक्रेन से 2 से 3 गुना आगे ताइवान है। ताइवान बहुत ही अमीर देश है, ठीक है। और अगर हम एक तरह से पर कैपिटल इनकम देखें या फिर ट्रेड के स्पेस से अगर हम देखें तो ताइवान भारत से भी आगे है, ये आप जानते हैं, ठीक है। भारत की बस आबादी ज़्यादा है, लेकिन ताइवान एक्चुअल में भारत से भी आगे। और दूसरा, दुनिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है ताइवान के ऊपर। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, और दुनिया में लैपटॉप्स हो, फ़ोन हो, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, उनसे ताइवान से आए हुए सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। और ताइवान पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी है, यूएस की है, और इंडिया की भी डिपेंडेंसीज पर है। अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि फ्रांस और एक आध यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकते हैं जो ईयू का सपोर्ट ना करे, बाकी सारे के सारे देश यूरोप के और यूएस सब सपोर्ट में आएंगे ताइवान के। जापान ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि अगर चाइना ने ताइवान पर एनेक्स किया तो हम ताइवान का सपोर्ट करेंगे। साउथ कोरिया और फिलीपींस, इन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि चाइना का इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना का अपना ट्रेड, क्योंकि चाइना में कोई ऐसे खास मिनरल्स होते नहीं हैं जिनको एक्सपोर्ट करके चाइना अपनी इकोनॉमी को बचा सके, ठीक है। रशिया के पास तो ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व थे, इस वजह से वो अपनी इकोनॉमी को बचा सका, एरिया भी बहुत लंबा है, ठीक है। जबकि चाइना का जो टोटल, चाइना की जो पावर है वो है उसका ट्रेड, उसका दुनिया के अलग अलग देशों के साथ बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होता है। और उसके सबसे बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उनमें आप देख पाएंगे कि एक तो ये यूरोपियन यूनियन है, और दूसरा ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है ये है। और ये दोनों ही रीजन कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करते हैं, और ये यूएस के अलाइज हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि चाइना के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अगर ताइवान पर अटैक करने पर इसके पीछे चले जाते हैं, इस पर सैंक्शन लग जाते हैं, तो इसकी इकोनॉमी बुरी तरह से क्राइसिस में जाएगी। और अभी का जो समय है ना, 1970s तक तो यूएस और चाइना के रिलेशंस थे ही नहीं। यूएस मानता था कि जो ताइवान है वो एक्चुअल चाइना है, जो कम्युनिस्ट चाइना है ये कब्जा हुआ एरिया है, ठीक है। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि यूएस के लिए सबसे पहले क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। और ऑब्वियसली बात है कि उसने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके 1971 में चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और उसके बाद इसका सपोर्ट किया और इस ताइवान का सपोर्ट करना उसे छोड़ दिया। ताइवान भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, ठीक है। ताइवान 1980s के दौर में बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन बनाने के अंतिम चरण पर था, क्योंकि ताइवान को डर था कि चाइना अब यूएस के साथ है और अब हम पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है, बस यूएस के साथ थोड़ा बहुत इसके संबंध उस समय ठीक हो रहे थे। तो 1980s के दौर में ताइवान तक जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने की अंतिम चरण में था। उस समय अमेरिका ने धमकाया कि बेटा ताइवान हम तुम पर सैंक्शन लगा देंगे, तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। हालांकि अभी भी बताया जाता है कि ताइवान बहुत ज़्यादा करीब है, ताइवान और ईरान दो कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा करीब है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के। तो ये सारा इशू था ताइवान का। ताइवान इशू को लेकर जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम आज तक हुआ वो कभी मैं आपको अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चाइना बाल बाल बचा था जब उसने ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपने वॉरशिप्स भेजे थे। तो अगर यूएस इसको एटम बम की धमकी नहीं देता और बाकायदा उस समय पूरा प्लान तैयार हो गया था कि किन किन शहरों पर हमको एटम बम गिराना, वो तो अच्छा हुआ कि चाइना ने जो है यहाँ से पीछे हट गया, वरना उस समय चाइना पर जो है न्यूक्लियर वेपन्स का गिरना तय था, ऐसा बताया जाता है। उम्मीद करता हूं जो बातें आज के सेशन में आपको बताई आप ठीक से समझ पाए होंगे। इस मामले को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं।